हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। मैं इसके सर आज आप लोगों को क्लास 10th के विज्ञान का जो है चैप्टर जो आपका है तत्वों का वर्गीकरण नामक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में क्या करूंगा बताऊंगा। क्या है तत्वों का वर्गीकरण, क्या था एक्चुअली में तत्वों का वर्गीकरण जो है तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आखिरकार वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब क्या ऐसा कारण था कि वर्गीकरण हमको करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, वर्गीकरण करने की जरूरत क्या थी, क्या कारण थे, क्यों हुआ, कैसे, कुछ भी आप कोई भी क्वेश्चन बोल लीजिए तो क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा था कि वर्गीकरण करना पड़ा। ठीक है, चलिए वर्गीकरण करना पड़ा हमको क्यों, सपोज दैट तो क्यों करना पड़ा कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में हमारे पास कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। कितने तत्व ज्ञात थे, देखिए आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि 118 थे, तो 118 तो इस टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम में 118 है, लेकिन पहले प्रारंभ की बात की जा रही है तो प्रारंभ में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63, 63 तत्व थे। उस समय क्या हुआ, इन 63 तत्वों को रखने के लिए क्या किया गया, एक जो है जगह निर्धारित कर किया गया है ना। अब ऐसे तो रख दिया जाए तो कोई चीज अच्छा तो लगेगा नहीं, तो इन 63 तत्वों को रखने के लिए क्या किया गया, जगह जो है का निर्धारण करना शुरू किया गया। जगह को निर्धारण करते 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 क्या किया गया, इन 63 तत्वों को किसी ना किसी तरीके से व्यवस्थित किया गया। मतलब जो ज्ञात तत्व थे उन ज्ञात तत्वों को रखने के लिए क्या किया गया, हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, वर्गीकरण मतलब होता है आपका विभाजन, है ना। तो ज्ञात तत्व थे तो इधर उधर के सब तत्व थे, इन तत्वों को एक जो है क्रमबद्ध जो है तरीके से रखने के लिए क्या हुआ, वर्गीकरण की आवश्यकता आपको पड़ी। अच्छा, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, ये समझ गए। तो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ने के लिए तो वर्गीकरण का जो है इसके बाद स्टार्टिंग हुआ वर्गीकरण का विभाजन। ठीक है, मतलब वर्गीकरण का बंटवारा करना शुरू हुआ। तो वर्गीकरण में पहली जो परिकल्पना थी तो आपका है हेडिंग है तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण के तत्वों के वर्गीकरण के आरंभिक प्रयास। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण के आरंभिक आरंभिक प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण के क्या हुए, आरंभिक प्रयास। कौन कौन से प्रयास जो है वर्गीकरण के लिए अपनाए गए। तो तत्वों के वर्गीकरण का क्या हुआ, आरंभिक प्रयास यहां से आपका क्या हो गया, स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब इन तत्वों में 63 तत्वों में आपके क्या थे, जो ज्ञात तत्व थे 63, उनका वर्गीकरण करने के लिए जो पहला टेक्निक अपनाया गया, पहला तरीका अपनाया गया कि धातुओं, पहला तरीका जो था धातुओं और अधातुओं में विभाजन, धातुओं और अधातुओं में विभाजन। ठीक है, पहला टेक्निक ये था विभाजन करने का, धातु और अधातु में विभाजन। जी सर, समझ में आ गया धातु और अधातु में विभाजन। तो धातु और अधातु का विभाजन करने के लिए बर्जीलियस, देखिए क्या नाम था, बर्जीलियस, है ना, बर्जीलियस। बर्जीलियस की परिकल्पना थी कि पहले स्टार्टिंग में क्या किया जाए, इनको अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण करने के लिए सर्वप्रथम किसने जो है, बर्जीलियस ने क्या किया, अपना एक बनाया, मापदंड तैयार किया, और वो उनका मापदंड क्या था, धातु और अधातु में विभाजन कर दीजिए। अर्थात जो तत्व हमारे पास हैं इन तत्वों को आप बांट दीजिए धातु और अधातु में। ठीक है, धातु और अधातु में बांट दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। ठीक है सर, बंटवारा कर देते हैं। तो इसको बंटवारा करने के लिए धातु और अधातु में क्या हुआ, थोड़ा सा
जानकारी लेनी जरूरी है कि धातु और अधातु 63 के 63 तत्व तो धातु या अधातु तो नहीं रहे होंगे, ये भी है। अर्थात इन्होंने सिर्फ ये परिकल्पना मानी है कि धातुओं और अधातुओं में ही विभाजन करना है, इसके उपरांत अगर कुछ आ गया तो आप वैसे ही जान रहे हैं कि इनका जो प्रयास जो था क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। प्रयास क्या हो जाएगा, विफल। क्योंकि अगर धातु और अधातु के बीच कुछ और आ गया, और कुछ और तो होता ही है धातु और अधातु, धातु और अधातु के बीच में एक और गुण होता है, क्या होता है, उपधातु होते हैं। कहीं ये उपधातु आ गए तो ये विभाजन क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। और असफल हुआ भी। तो असफल कैसे हुआ कि इन्होंने जब वर्गीकरण करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ तत्व ऐसे भी थे जो धातु होने के साथ साथ अधातु का गुण रखते थे, और कुछ तत्व ऐसे भी थे जो अधातु होने के साथ साथ धातु का गुण रखते थे। ठीक है। तो जैसे पारा जो है, एग्जाम्पल है पारा, Hg, ये पारा आपका क्या होता है, धातु है, द्रव अवस्था में रहता है, क्या है, धातु है। तो ये पारा Hg जो है धातु होने के साथ साथ जो गुण व्यक्त करता है किसका रखता है, अधातु का। किसका गुण रखता है, अधातु का। ठीक है, ये अधातु का गुण रखते हैं। जी सर, अधातु रखते हैं। आगे बताइए, आगे क्या है कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, और वो दोनों के गुण रखने वाले आपका क्या है, आर्सेनिक है और एंटीमनी। ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी दो ऐसे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। तो ये क्या हो गए आपके, क्या हो गए, उपधातु। अगर हमारी भाषा में कहा जाती है क्या हो गया, जो धातु अधातु दोनों का गुण रखे हो क्या हो जाएगा, उपधातु। तो ये विभाजन जो है क्या हो गया, यहाँ पर विफल रह गया। इनका विभाजन क्या हुआ, यहाँ पर विफल रह गया। ठीक है, पहला विभाजन जब विफल हुआ तो पता ही है कि जब एक विभाजन विफल होता है तो दूसरे साइंटिस्ट वहां पे लगे रहते हैं उंगली करने के लिए। तो यहां से ये विभाजन विफल हुआ तो दूसरा विभाजन जो आया, ये पहला विभाजन हो गया। दूसरा विभाजन ये था कि दूसरे विभाजन में प्राउस्ट, ठीक है, प्राउस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, प्राउस्ट की परिकल्पना। ठीक है, प्राउस्ट की परिकल्पना आई कि प्राउस्ट ने अपना परिकल्पना दिया। प्राउस्ट की परिकल्पना, प्राउस्ट की परिकल्पना ये थी कि ये परिकल्पना आपको 1815 में मिली थी। मतलब ये जानकारी जो है इन्होंने जो दी थी परिकल्पना, ये कब दिया था, 1815 में। और शायद इस 1815 में इन्होंने लगभग जो जब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ना, तो ये जो है प्राउस्ट किसके समय के हो गए, डाल्टन महोदय के समय के हो गए। तो इन्होंने ये बताया कि ये परिकल्पना दी गई हाइड्रोजन के आधार पे। किसके आधार पे दिया गया, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे। ठीक है, इसमें यह कहा गया प्राउस्ट की परिकल्पना में कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु के क्या होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। इसमें यह कहा गया कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये निकला कि तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं।
सरल गुणक होते हैं। ठीक है, ये प्राउस्ट महोदय की परिकल्पना थी कि प्राउस्ट महोदय ने क्या कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और जो तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है वो तत्व के परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के भार का क्या होता है, सरल गुणक होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो 1 में अगर हम किसी संख्या से गुणा कर दें तो वही संख्या मिल जाती है। जी सर, मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर 2 है किसी का परमाणु क्रमांक, 2 गुणे 2 कितना मिल जाएगा, 4। मतलब अगर देखा जाए तो एक सरल गुणक होगा, मतलब पॉइंट ऐसे नहीं आएंगे कि आपका भिन्न में आ जाए ऐसा कुछ। लेकिन क्या हुआ कि ये परिकल्पना जो है कहाँ जाके फेल हुई, 17 क्लोरीन, ठीक है, 16 सल्फर तक तो ये परिकल्पना ठीक चली, ठीक ठाक चली, यहाँ तक तो झेल लिया गया कि जैसे 17 क्लोरीन की बारी आई, 17 क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है परमाणु भार 35.5। इस 35.5 पर पहुंचने पर इनकी परिकल्पना यहीं पर ही क्या हो गई, असफल हो गई। क्या हो गई, असफल हो गई, क्योंकि इन्होंने बोला था कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है और तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल। अब बताइए 35.5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35.5। क्या सरल गुणक है, नहीं, ये कैसा है, पॉइंट है। ठीक है, तो ये परिकल्पना जो है यहाँ पर प्राउस्ट की परिकल्पना भी क्या हो गई, फेल हो गई, असफल हो गई। जब ये परिकल्पना यहाँ पर असफल हुई तो उसके बाद जो है एक तीसरी परिकल्पना जागृत हुई। उस परिकल्पना का नाम था डॉबे-राइनर। ठीक है, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। क्या था, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। डॉबे-राइनर आए, डॉबे-राइनर ने क्या किया, अपना त्रिक नियम, त्रिक मतलब 3-3, ठीक है, और ये नियम 1815 के बाद जस्ट 1817 में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बीता था, तभी दिया गया डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ये दिया गया, ये डॉबे-राइनर का त्रिक नियम दिया गया। इसमें क्या किया गया कि 3-3 तत्वों को लेके जो है क्या किया गया, एक तैयार किया गया सारणी। ठीक है, 3-3 तत्व, क्योंकि त्रिक नियम है तो त्रिक नियम में ही आपका क्या है, 3-3 तत्व। तो स्टार्टिंग में डॉबे-राइनर ने क्या किया कि तत्व ले लिया और उस तत्व का परमाणु भार ले लिया, परमाणु भार। ठीक है, जैसे इन्होंने तत्व लिया लिथियम, तो लिथियम का परमाणु भार कितना है, 7 है। दूसरा लिया सोडियम, सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23। तीसरा ले लिया पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु भार कितना है, 39। ये इन्होंने लिया, मतलब 3-3 तत्व लेके इन्होंने सारणी तैयार करने का क्या किया, जिम्मा उठाया। चलते हैं, देखते हैं कि इनका जिम्मेदारी कहां तक पूरी हुई। ठीक है, इन्होंने 3-3 तत्व लेके जो है ये बनाने की कोशिश की कि हो सके जो है हम इसको क्या करें, बना जाए। तो बनाने की कोशिश की, तो बनाते वक्त क्या हुआ यहां से देखिए, इनकी परिकल्पना में ये थी, समझिएगा, कि इन्होंने बताया कि यदि हम पहले तत्व का और तीसरे तत्व का, जी सर, कौन कौन से तत्व का, पहले तत्व का और तीसरे तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार का योग कर दें, योग कर कर उसे आधा कर दें, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार क्या होता है, पता चल जाता। अर्थात अगर सोडियम का परमाणु भार निकालना है, सोडियम का परमाणु भार पता करना है, तो क्या हो जाएगा, 7 + 39/2 कर दीजिए, पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 46/2। जी सर, एकदम एग्जैक्ट। सोडियम का परमाणु भार कितना आ गया, 23 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है सर, ये सही माना गया, एक तो सही है। चलिए
भाई साहब आप अगला लगाइए, ये तो पहला आपने सही कर दिया, दूसरा कीजिए। तो दूसरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, 3 तत्व और लिए, ठीक है, 3 तत्व और 3 तत्व लिया इन्होंने। उन 3 तत्वों में कौन कौन से थे, कैल्शियम था, एक सारेंशियम था और एक तत्व था बेरियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 40, सारेंशियम का परमाणु क्रमांक है 80 आई थिंक 88, और बेरियम का है 137, ठीक है 137। अब अगर यहाँ पर एस आर का परमाणु क्रमांक निकालना है, एस आर का परमाणु क्रमांक, तो एस आर का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 40 प्लस 137 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 140 70 77 बटे 2 अर्थात कितना आया, 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, मतलब 88.5 आया। कितना आया, 88.5। जी सर 88.5, ये भी मैंने मान लिया सही था, अप्रोक्सीमेट 88 आना चाहिए था, 88.5 आ गया, तब भी सही है, ये भी ठीक ठाक लगा। जब ये ठीक ठाक लगा तो पता ही है आपको, जब कोई चीज क्या होता है आप सॉल्व करते जाइए और वो पजल आपका सॉल्व होते जाता है तो आपको और मजा आने लगता है कि और सॉल्व करें। इनको भी महोदय को शायद ज्ञात नहीं था, तो इन्होंने और किया और प्रेक्षण किए। तो इन्होंने क्या लिया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया, ठीक है। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का है 127। ध्यान दीजिए ये परमाणु भार लिखा जा रहा है, परमाणु क्रमांक का दुगना। जहां तक अभी तक जो परिकल्पनाएं मानी गई हैं सब परमाणु भार के अनुसार चल रही हैं, ये भी याद रखिए, किसके अनुसार, परमाणु भार के अनुसार। कहीं पर जिक्र नहीं हुआ कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पे आया हुआ है, कहीं पर भी परमाणु क्रमांक का जिक्र नहीं हुआ है। किसका जिक्र हुआ है, सिर्फ परमाणु भार का, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर ब्रोमीन का निकालना है तो बी आर का परमाणु भार, बी आर का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, 35.5 प्लस 127 बटे में 2, कितना हो गया सर, 162.5 बटे में 2, कैंसिल कीजिए, कितना आएगा, 81.25 है, ठीक है सर, मान लिया गया, अप्रोक्सीमेट आ रहा है 81.25। तो ये हो गया, मैंने बना लिया। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार ये असफल कहाँ रहे हैं, जब ये तीनों में तो सफल होते चले गए, ठीक है। तो असफल कहाँ हुए कि डोबरनियर जब ये त्रिक नियम बना रहे थे तो उस त्रिक नियम बनाते वक्त केवल 3 ही तत्वों का वो त्रिक बना पाए, ठीक है। मतलब ये जो था पहला, ये आपका दूसरा जो था और ये तीसरा, केवल इन्होंने ये 3 तत्वों का त्रिक बना पाए, इन 3 तत्वों के अलावा और तत्वों का त्रिक नहीं बना पाए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अगर नियम लागू हो रहा है तो सब पे लागू होना चाहिए, किसी एक के लिए तो पर्टिकुलर नहीं है। तो क्या हो गया कि ये त्रिक नियम यहाँ पर भी क्या हो गया, असफल हो गया। तो असफल होने के कारण क्या था कि आप लिख सकते हैं असफलता का कारण कि ये त्रिक नियम केवल 3 तत्वों के लिए क्या था, लागू था, उसके अलावा जो अन्य तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया, इसलिए ये नियम क्या हो गया, असफल रहा, ठीक है। ये नियम असफल जब हो गया तो फिर क्या हुआ, न्यूलैंड आए, है ना, इसका जो है कौन आए, न्यूलैंड, है ना, नाम क्या है उनका, न्यूलैंड। न्यूलैंड महोदय आए और उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण का, देखिए सब एक ही प्रक्रिया अपना रहे हैं और वो भी क्या है, परमाणु भार, ठीक है। लास्ट है हमारा चौथा जो था, न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम,
न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। क्या आया? न्यूलैंड का अष्टक नियम। जी सर, न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, बताइए क्या होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहा गया कि जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर हैं, उन्होंने बताया, न्यूलैंड ने बताया कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा जाए तो, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा जाए तो, ठीक है, प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व से गुणों में क्या रखता है? समानता रखता है। इसको लिख लीजिए कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा जाए तो प्रत्येक तत्व 8वें तत्व से समानता रखता है। ठीक है, ये था, अर्थात ये नियम भी किस पे बेस है? परमाणु भार पे बेस है। इसमें लिया गया कि ये नियम जो है आपका संगीत के 7 स्वर जो है, संगीत के 7 स्वर क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर हैं। इसी पे ये नियम बेस्ड था आपका। इन्होंने बताया कि जैसे जो है संगीत के 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर में अगर पहला लिया जाए तो 8वां क्या होगा? फिर सा आता है। तो पहला तत्व जो है वो 8वें तत्व से क्या रखता है? समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यही नियम क्या था आपका? अष्टक नियम। अब यहाँ अष्टक नियम में क्या हुआ कि यहाँ पर माना गया कि जैसे हमारा अगर हाइड्रोजन में लेते हैं, हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, फिर इसके बाद सोडियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आएगा? कैल्शियम। ठीक है, क्या आएगा? कैल्शियम। यहाँ तक तो इन्होंने बताया कि अगर जो है, जैसे यहाँ पर पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। अगर पहला तत्व हाइड्रोजन है तो 8वां तत्व कौन सा है? 8वां तत्व है फ्लोरीन। तो जो गुण हाइड्रोजन का है वही गुण क्या होगा? फ्लोरीन का। अर्थात जो गुण फ्लोरीन है रखता है वही गुण क्या रखेगा? हाइड्रोजन। यहाँ से देखिए लिथियम, जो गुण लिथियम का है वही गुण किसका होगा? मतलब हर 8वें तत्व, तो 8वां तत्व अगर इसको पहला माना जाए तो 8वां यही होगा। तो ये क्या हो गया? लिथियम का जो गुण है वही गुण किसका है? सोडियम का। और यहाँ से एक चीज जो है ये आया कि यहाँ से दिख रहा है कि लिथियम जो है ऐसा विकर्ण संबंध दर्शा रहा किसके साथ? किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ से एक परिकल्पना और जागृत हुई विकर्ण संबंध की। ठीक है, लेकिन इसके बारे में किसी ने बताया नहीं। विकर्ण संबंध यहाँ से आया आपका। बेरिलियम किससे? एल्युमिनियम। बोरान किससे? सिलिकॉन। कार्बन किससे? फास्फोरस। नाइट्रोजन किससे? सल्फर। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमको विकर्ण संबंध मिल रहा है। तो यहाँ से परिकल्पना जागृत, उन्होंने बताया कि हर पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। और इस समानता प्रदर्शित करने पर इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन ये विफल रह गई। ये सिर्फ कहाँ तक अपनाया गया? कैल्शियम तक, जो 20 परमाणु क्रमांक का तत्व था, और 40 जो है परमाणु भार। मतलब परमाणु भार 40 वाले तत्व तक जो है इसका वर्गीकरण सही था। इसके आगे का वर्गीकरण क्या हुआ? विफल हुआ। इसके आगे ये वर्गीकरण नहीं कर पाए, इसलिए इनकी परिकल्पना क्या हो गई? विफल हो गई। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। आगे जो हम लोग मिलेंगे इसके बाद आप लोगों को बहुत, आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। मैंने ये चैप्टर जो है आप नाम से जानते हैं ऐसे कि मेंडलीव का है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। ये देख लीजिए
इस तरह से जो है आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था। इस तरह से धीरे 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 चलते चलते तब जाके आपकी आवर्त सारणी बनाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही आवर्त सारणी का निर्माण नहीं हुआ था। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिन फिजिक्स आपका ही चैनल है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे क्या हो और भी वीडियो जो है मैं आप लोगों को लिए पहुंचाता रहूं। बेफिक्र रहिए, आप लोग मस्त रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। इसी के साथ जो है मैं आपको जो है क्या करता हूं, अगले वीडियो में मिलता हूं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का जो है आवर्त सारणी। ठीक है, जैसे ये आपको अगर पूरा समझ में आ गया है तो आप लोग जो है देखिए, अगर वीडियो देखिए तो कमेंट में मैसेज जरूर कीजिए, जिससे क्या हो कि पता चले कि हाँ आपको जो है क्या इसमें समझ में आया क्या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।